हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है उसके केमिस्ट्री के टॉप 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड यस। सो ये क्वेश्चंस हैं जो हमें एज अ फीडबैक कि इन क्वेश्चन को करने में हल्की फुल्की डिफिकल्टी लगी है स्टूडेंट्स को, तो इनको ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 0.01 मोल्स हैं किसी वीक एसिड के और उनको डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है HCl का, 1 लीटर HCl सॉल्यूशन है और 0.1 इसकी मोलैरिटी है। जो वीक एसिड के मोल्स ऐड किए गए हैं वो 0.01 मोल्स ऐड किए गए हैं। के इसका दिया गया है, Ka is equal to 2 into 10 to the power of -6। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोलैरिटी है वही कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड की कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड की है 0.01 मोलर। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब पूछा ये गया है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, और कोई भी वॉल्यूम चेंज है तो उसको हमें निग्लेक्ट करने को बोला गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मच लेस देन 1 बोल दिया गया है। वैसे के अगर हम ध्यान से देखते हैं मच लेस देन 10 टू द पावर ऑफ -3 है, और अगर के लेस देन 10 की पावर -3 होता है वी कैन ऑलवेज टेक दैट अप्रोक्सीमेशन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस केस में हमारे पास क्या तरीका रहेगा? हमारे पास ये तरीका है कि लेट्स राइट द इक्वेशन। Ha जो है H प्लस और A माइनस में जा रहा है। बस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जो ये H प्लस है ये H प्लस फ्रॉम HCl इज ऑलरेडी देयर, ऐसा हम बोल सकते हैं कि HCl की वजह से कुछ H प्लस ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है और वो हमें पता भी है कितना प्रेजेंट है। तो वो प्रेजेंट कितना है? 0.1। अच्छा, शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ सी मान सकते हैं, ए माइनस शुरू में ना माने तो ही ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ टाइम बाद सपोज करो इसमें से सी अल्फा अमाउंट रिड्यूस हो गई, तो ये सी अल्फा बन गया, ये भी सी अल्फा बन गया, और अगर इक्विलिब्रियम पे देखें तो हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट सी माइनस सी अल्फा हो गई, इसकी 0.1 प्लस सी अल्फा हो गई, और बिल्कुल लास्ट में अगर देखें तो ये वैल्यू सी अल्फा हो गई। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कहानी है। अब इस कहानी में अगर समझें तो के की वैल्यू कितनी दी गई है? के की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो हमारे पास के है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। स्टैंडर्ड कहानी अगर चलाएंगे तो 2-3 अप्रोक्सीमेशन भी हमारे पास सी माइनस सी अल्फा को बहुत इजीली हम सी के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बेसिकली 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, के का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो आएगा सी अल्फा इंटू 0.1 प्लस सी अल्फा, सॉरी यहाँ पर, तो 0.1 प्लस सी अल्फा अपॉन में सी। अगर एक बार को लिखना है तो C1 माइनस अल्फा पूरा भी लिख सकते हो, ये अप्रोक्सीमेशन में बाद में लेके इस चीज को कितना मान लूंगा, ये 1 के बराबर ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, और ये वैल्यू हमें इक्वेट करनी है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 के। सी से सी कैंसिल कर सकते हैं, और मेरे को लगता है ये अप्रोक्सीमेशन भी हम कन्वीनियंटली ले सकते हैं कि जो सी अल्फा की वैल्यू है वो 0.1 से बहुत छोटी है। जो सी अल्फा की वैल्यू है वो 0.1 से बहुत छोटी है। एक बार के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेट्स एज्यूम इट, बाद में चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो एज्यूम हमने क्या किया है कि 0.1 प्लस सी अल्फा को हम क्या ले लेंगे? 0.1। इतना करते ही हमारी लाइफ काफी आसान हो गई, क्योंकि 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और आपसे पूछा भी यही गया है कि अल्फा को आपको 10 की पावर -5 के टर्म्स में बताना है, तो आई थिंक वहां से वो बहुत क्लियर है कि जो फैक्टर है 10 की पावर -5 का वो कितना यूज होगा? 2। सो हमें आंसर रिपोर्ट करना है, दैट शुड बी 2। और एक बार चेक अगर करें तो 0.1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू सी, सी कितना था? कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -2। बहुत इजीली मेरे को लगता है इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी जो हमने ये अप्रोक्सीमेशन ली थी
0.1 plus C alpha is approximately 0.1, that holds very well true। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर हम बेसिक्स पे क्लियर हैं कि कब अप्रोक्सीमेशन ली जा सकती है और कौन सी असम्पशन हम यहाँ पे ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और क्योंकि अगेन वैल्यू जिस तरीके की दी गई है वहां पे वो वैलिड भी हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। ये कंपाउंड दिया गया है और इस पे HBr का एडिशन है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब जनरली तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम नहीं देखते हैं, जनरली Br2 होता है और Br2 इन CCl4 करके दोनों जगह ब्रोमीन का एडिशन होता है। थोड़ा सा बोलूंगा कि एटिपिकल सा क्वेश्चन था, बट कुछ बहुत ज्यादा अजीब क्वेश्चन भी नहीं है। अगर हम सोचें कि HBr जो है उसको हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया है, CCl4 जो है वो बिल्कुल नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो एक फीलिंग ये आएगी कि हाँ इसमें से आयंस बनने की पॉसिबिलिटी हल्का फुल्का थोड़ा कम है, बट उसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है रिएक्शन को स्टार्ट करने का। तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि HBr बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट डिसोसिएट्स इनटू H प्लस Br माइनस, और ये H प्लस जाके किस पे ऐड होने वाला है, एल्कीन पे। एल्कीन पे ऐड होगा, एल्कीन पे ऐड होने की वजह से एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और कार्बोकेटाइन क्योंकि 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यानी कि H हम बोल सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे ऐड हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, आगे Br माइनस बचा हुआ है। अगर एक पॉसिबल प्रोडक्ट की बात की जाए तो शायद Br माइनस यहाँ पे भी ऐड हो जाए, बट उससे पहले हमारे दिमाग में जरूर स्ट्राइक करना चाहिए कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर है। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता बट मिथाइड शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट हो सकती है। और अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, हमें यहाँ पर एक मिथाइड शिफ्ट के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा आयन, सॉरी आयन बोल रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप वहां पर चला जाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और Br माइनस यहाँ पर अटैक करे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन 2 दिया गया, ऑप्शन 2 कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो रीअरेंजमेंट कराने के बाद टर्शरी हैलाइड बनेगा और वो भी बिल्कुल रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बहुत लोगों ने मुझे लगता है इसका आंसर शायद जल्दी जल्दी में ये भी कर दिया होगा बिना रीअरेंजमेंट के, लेकिन आई थिंक अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि इसमें जो मिथाइल है उसकी पोजीशन कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। मिथाइल एक्चुअल में बिल्कुल शुरू में ही लगा हुआ था और इसको उठा के इन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और फर्स्ट वाला जो आंसर है वो तो बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, वो हम बनाते, लेकिन कब बनाते, अगर HBr दिया होता इन प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड। ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं यहाँ पे, तो नॉर्मल हमने HBr का रिएक्शन कराने की कोशिश की कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होने के बाद मिथाइल शिफ्ट, मतलब रीअरेंजमेंट मिथाइल शिफ्ट की वजह से हुआ है, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट की वजह से, सॉरी, और उस मिथाइल शिफ्ट के बाद कार्बोकेटाइन टर्शरी बन गया, वहां पे जाके Br प्लस ऐड हुआ। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डाइसी है, पता नहीं इसको अगर किसी ने इसको इंक्लूड किया है कि हाँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये सच में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मोर देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज डाइसी क्वेश्चन एक्चुअली। इथाइलिन ग्लाइकॉल जब हमें दिख रहा है इस ग्रुप के साथ, कीटोन के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, बड़ी ऑब्वियस सी फीलिंग है कि एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं और ये बड़ा अट्रैक्टिव सा आंसर रहता है हमेशा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हम मानते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, और जैसे ही हम H प्लस डालते हैं ये चीज हम रिवर्सिबल भी मान लेते हैं कि ये प्रोटेक्टिव ग्रुप हट गया वहां से। अब ऐसे ऑप्शन देखना जहां पे ये प्रोटेक्टिव ग्रुप है ही नहीं, तो बहुत कम ऑप्शंस हैं ऐसे तो एक तो ये चीज ही बड़ी अजीब है कि हाँ हमें ये प्रोटेक्टिव ग्रुप तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जो अजीब चीज है वो ये भी है कि H प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप की वजह से अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एस्टर ग्रुप है और H प्लस दिया हुआ है, तो H प्लस में बीइंग रिवर्सिबल दिस रिएक्शन, दिस एस्टर शुड डिसोसिएट, जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है H प्लस की प्रेजेंस में वो रिवर्सिबल है, यानी ये डिसोसिएट कर सकता है, वेरी लॉजिकल। और अगर ये डिसोसिएट कर गया तो फिर हमारा आंसर ए होना चाहिए, ऑल्दो वो प्रोटेक्टिव ग्रुप वाला इशू अब भी रहेगा कि वो H प्लस की प्रेजेंस में प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा कैसे हुआ, वो तो हटाने के लिए H प्लस यूज किया जाता है।
और कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि एस्टरिफिकेशन होता ही एसिडिक मीडियम में, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसकी वजह से वी शुड गो विद दिस। यहाँ पे पता नहीं एग्जामिनर ने सोच के क्या बनाया है, सो आई वोंट कमेंट मच ऑन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि लक बेस्ड है कि एग्जामिनर आपका क्या सोचता है, एनटीए फाइनल आंसर क्या देता है। अभी आई थिंक एनटीए ने फाइनल आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि वो आंसर चेंज होगा। दे विल एक्सप्लेन कि H प्लस की प्रेजेंस में एस्टर सरवाइव कर सकता है, रिवर्सिबल है, बट हाँ रह सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर बोनस भी होता है तो भी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है वो हट जाना चाहिए था। तो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और बोनस भी हो सकता है। केमिस्ट्री एट इट्स बेस्ट जब वो रैंडम हो सकती है कितनी भी। इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ज्यादा कोई श्योर होके आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। आगे चलते हैं। मेसेटिल ऑक्साइड का कॉमन मेसेटिल ऑक्साइड कॉमन नेम है, पूछा जा रहा है कि क्या आईयूपीएससी नेम होगा। आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या हम स्ट्रक्चर जानते हैं मेसेटिल ऑक्साइड का, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक सिंपल तरीका जो मैं याद रखता हूँ मेसेटिल ऑक्साइड को याद रखने के लिए, वो ये है कि अगर मेरे पास एसीटोन होता और एसीटोन को मैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल प्रोडक्ट बना रहा होता, फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो मैं कैसे ट्राई करता कि यहाँ से बेस ने H प्लस एक्सट्रैक्ट किया, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक करने की वजह से क्या हुआ, इस पे अटैक करने की वजह से आप बोल सकते हो कि बेसिकली हमारे पास ये कहानी आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। और फिर कंडेंसेशन प्रोडक्ट अगर हमने बनाया है तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट इस तरीके से बना होगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है सिंपलेस्ट। और मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ वो यही है कि एसीटोन से अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाए तो क्या रहेगा। अब नाम अगर हमें इसका चूज करना है, बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत इजीली हमें दिख रहा है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल को प्रायोरिटी देते हुए कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। और सो वी विल गो विद दिस साइड 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या क्या चीजें दिख रही हैं, 2 पे हमें एक कीटो ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, 3 पे हमें एल्कीन लगा हुआ दिख रहा है, और 4 पे एक मिथाइल सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर नेमिंग की बात करो तो जो नाम खत्म होना चाहिए वो ओन के साथ होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कीटोन, और वो भी 2 पे। तो ऑप्शन देखते ही तो फीलिंग आई जाएगी कि 2 कीटोन वाला ऑप्शन यही है, ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया। और बाकी चीजें भी अगर चेक करेंगे, 4 पे मिथाइल है, बिल्कुल सही बात। पेंट 3 इनाइल, 3 पे इन है, बिल्कुल सही बात है, और 2 पे ऑन है, तो यस, ऑप्शन 4 गिव्स अस द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेसेटिल ऑक्साइड, बेसिकली उसका जो आईयूपीएसी नेम है दैट इज 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। कई बार ऐसे एकदम से देखेंगे तो लग सकता है डाई मिथाइल भी हो सकता है शायद, इसीलिए प्रोबेबली दे हैव गिवन डाई मिथाइल एज वन ऑफ द ऑप्शंस। बट अगर लॉजिकली चलेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसा था। ये टिपिकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एनटी, नॉट द इजीएस्ट वन, बट हाँ शायद ऑप्शन ऐसे हैं बस जो आपको हेल्प कर जाए, बट है मेमोरी बेस्ड प्रॉपर। हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, बिल्कुल वैसे पहले पैरा में ही मिल जाता है ये सब। इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, बिल्कुल सही बात, मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट, जब H2O2 सॉरी जब D2O का आप डिस्कशन कर रहे हो एनसीईआरटी में, वहां पे बिल्कुल शुरू में ही दिया गया है कि एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इट कैन बी ऑब्टेन्ड। हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसमें, ड्यूटेरियम, प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम है, तो यस, ऐसी चीजें जैसे कार्बन 12 की जगह आप कार्बन 14 यूज करो, या फिर बेसिकली आप ड्यूटेरियम यूज करो हाइड्रोजन के प्रोटियम की जगह, ऐसी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में बिल्कुल प्रेफर की जाती हैं। सो यस, इट कैन बी यूज फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, हैज अ हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर। ये बड़ी अजीब सी चीज है। अब ये प्रॉपर डेटा बेस्ड कहानी है, इट हैज स्लाइटली लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, स्लाइटली लोअर, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वो स्लाइटली लोअर होता है, इसका हायर नहीं होता। तो उस लॉजिक से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जो सिर्फ ऑप्शन सॉरी जो ऑप्शन डी है सिर्फ वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन बेसिकली हमें ये सेलेक्ट करना है, ठीक है।
अगर वैसे डी ऑप्शन नहीं कर पा रहे थे तो हमें ये सोचना चाहिए था कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि हाँ, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं था, है ना? तो उससे हल्का सा हिंट मिल रहा है, क्योंकि पहले 3 जो स्टेटमेंट्स लिख के दिए गए हैं वो बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स है, वो मोस्टली हमें पता ही होते हैं। तो उससे एक हिंट मिल रहा है कि अच्छा आंसर शायद ऑप्शन डी ही है, और क्योंकि नन ऑफ दीज कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है? चलो, तो ये डिस्कशन था 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के टॉप 5 क्वेश्चंस का। बाकी क्वेश्चन को भी देखते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।